हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी आर नॉलेज सेंटर। तो हम कर रहे थे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। जो आपने नहीं देखे हैं अगर तो जाके देख लीजिएगा। तो आज हम करेंगे भूमि क्षरण। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भूमि क्षरण हमारे चैनल पे टेस्ट वगैरह सब कराए जाते हैं, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए और प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भूमि क्षरण। तो भूमि क्षरण क्या होता है? शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा आधारित भूमि कृषि भूमि, संचित कृषि भूमि या क्षेत्र चारागाह वन या वन भूमि की जैविक या आर्थिक उत्पादकता एवं जटिलता में कमी या हानि जो भूमि उपयोग या किसी प्रक्रियाओं के संयोजन से उत्पन्न होती है, जिससे मानवीय गतिविधियों व आवास पैटर्न में उत्पन्न होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। वायु जल से होने वाली मृदा अपरदन, मृदा क्षरण, जैसे कि मृदा अपरदन है मृदा के भौतिक, रसायन तथा जैविक आर्थिक गुणों का क्षरण हो जाता है एवं प्राकृतिक वनस्पति का दीर्घकालीन नुकसान पहुंचता है। भूमि क्षरण के कई परस्पर संबंधित घटक हैं, जैसे कि जो कृषि उत्पादन की गिरावट में योगदान कर सकते हैं। या फिर एओ 1999 द्वारा उद्धृत डगलस 1994 के अनुसार कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षरण निम्नलिखित हैं, जैसे मृदा क्षरण है, मृदा अपरदन या मृदा के जल वैज्ञानिक, जैव रासायनिक और भौतिक गुणों में परिवर्तन परिणामस्वरूप मृदा मृदा की उत्पादकता में गिरावट आती है। वनस्पति क्षरण, प्राकृतिक बायोम की मात्रा गुणवत्ता में गिरावट तथा वनस्पति भूमि आवरण में कमी होती है। जल क्षरण है, सतही भूमिगत जल संसाधनों की मात्रा गुणवत्ता में गिरावट आती है, जलवायु गिरावट आती है और शहरी औद्योगिक विकास को होने वाली क्षति होती है। कृषि योग्य भूमि को शहरी औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के उपयोग में परिवर्तित किए जाने के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली संभावित भूमि के क्षेत्रफल में गिरावट आती है, क्योंकि लोग घर बनवाते जा रहे हैं खेत वगैरह में भी, तो उससे गिरावट आ रही है ना, जगह भी कम होता जा रहा है। भूमि क्षरण दो प्रकार से होते हैं। एक होता है ऑन साइट इफेक्ट। तो इसका तात्पर्य भूमि उत्पादन क्षमता कम होने से होता है, जिसके कारण या तो उत्पादन कम हो जाता है, जैसे फसल की पैदावार, पशुधन की पैदावार, या अधिक इनपुट की आवश्यकता इनमें होती है। ऑफ साइट में जल तंत्र में परिवर्तन के माध्यम से होता है, जिनमें नदी के जल की गुणवत्ता में गिरावट आती है। नेक्स्ट है भारत में भूमि क्षरण। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अधिनियम, जिसे यूएनसीसीडी के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान भारत की कुल रिपोर्ट की गई भूमि में 35.51 मिलियन हेक्टेयर भूमि का क्षरण हुआ है। इसका अर्थ है कि 2019 तक देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 9.45% भूमि क्षरित हो चुकी है, जबकि वर्ष 2015 में आंकड़ा 4.42% था। बाद में मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण की स्थिति देख ही सकते हैं। ये 2018-19 का है, ये 11 से 13 का है, ये 2003-5 का है, मतलब बढ़ता चला जा रहा है। भूमि क्षरण के प्रमुख कारण क्या हैं? भूमि क्षरण के विभिन्न कारणों में जल अपरदन है, वायु अपरदन है, मृदा उर्वरकता में कमी, जल भराव, लवणीकरण, जल स्तर में गिरावट, वनों की कटाई, वन क्षरण, प्रक्षेपण क्षरण शामिल है। तो डिफॉरेस्टेशन कैसे? पेड़ तथा पादपों की जड़ें मृदा के कड़ों को बांध कर रखती हैं, जल प्रवाह को भी नियंत्रित करती हैं, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता है। जनसंख्या दबाव के कारण आपको पता है पेड़ों की कटाई वगैरह से ये सब जो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। वनों की कटाई से मृदा कमजोर हो जाती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि शिवालिक पर्वत, पंजाब के चौस, चंबल घाटी के बीहड़ों में मृदा अपरदन बढ़ रहा है। वनों की कटाई के प्रमुख कारणों में झूम खेती। झूम खेती पता ही होगा, कागज, प्लाईवुड आदि जैसे उद्योग में कच्चे माल की मांग, खुली खदान खनन तथा कोको, कॉफी, चाय, चीनी, पाम तेल, रबर आदि जैसी वस्तुओं के लिए बागान कृषि शामिल हुई है। नेक्स्ट है मृदा लवणता और मृदा क्षारीयता। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा। लवड़ी और क्षारीय उत्प्रवाह, जैसे नमक कण से युक्त ऊपरी मृदा नष्ट मतलब खराब होती है। लवणता और क्षारीयता कारण चट्टान के टुकड़े सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि लवणों में अपक्षयित होकर मृदा को लवड़ी बना देते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे नहर से सिंचित क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई से लवणता और क्षारीयता की समस्याएं पैदा होती हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर ने लवणता और क्षारीयता की गंभीर समस्याएं पैदा की हैं। जल भराव के कारण मृदा लवणता बढ़ जाती है, जिससे भूमि की गुणवत्ता खराब हो जाती है। लवणता और क्षारीयता के उपचार में क्या कर सकते हैं? अतिरिक्त जल की निकासी के लिए भूमि में जल निकासी व्यवस्था, जिससे भूजल स्तर कम हो जाता है। रेखा श्रृंखला के माध्यम से नहरों, टैंकों को जल निकाय में रिसाव की रोकथाम,
जलभराव से बचने के लिए सही उचित सिंचाई प्रणाली का निर्माण, आगे क्षरण को रोकने के लिए लवण सहनशील पादपों के साथ वनस्पति आवरण में सुधार, फसल चक्रों को लागू करना, क्षार को घुलनशील यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए जिप्सम का उपयोग करना, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर पायराइड जैसे अम्ल बनाने वाले पदार्थों को मिलाकर क्षार को हटाना, अपघटन के माध्यम से चावल की भूसी और भूसे जैसे कार्बनिक अवशेषों को मिलाकर हल्के अम्ल निर्माण को बढ़ावा देना। मरुस्थलीकरण क्या है? मानव प्रभावित जलवायु परिवर्तन कारण शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण जैसी समस्या पैदा होती है। प्रभावित क्षेत्र है सिंधु अरावली पर्वतमाला के बीच शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र। कारण है नियंत्रित चराई, वृक्षों की यथासंभव कटाई, बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन। कृषि की दोषपूर्ण विधियां जैसे ढलानों की दिशा में जुताई, एकल कृषि, फसल चक्र का अभाव, झूम खेती से भूमि का क्षरण होता है। और मृदा अपरदन तो पता ही है, मृदाओं का क्षरण होना, मतलब मृदा की ऊपरी सतह का क्षरण होना, ये मृदा क्षरण होता है। कोस्टल इरोजन क्या होता है? तट पर लहरें, चक्रवातों के दौरान तूफानी लहरें, नदियों के मुहाने पर ज्वार भाटा, इनसे भी होता है। चक्रवातों और ज्वारी तूफानों के दौरान तटीय मृदा को भारी क्षति तथा समुद्र तटों का विनाश तथा आसपास के तटों को व्यापक जो है क्षति मिलती है। तटीय अपरदन कारण है प्राकृतिक कारक है, जैसे बंगाल खाड़ी का प्रभाव है। पूर्वी तट जैसे विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बंगाल खाड़ी में तूफानी समुद्री लहरों और तीव्र ज्वार कारण अधिक अपरदन। चक्रवाती गतिविधियां, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले लगातार चक्रवातों के कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट अधिक अपरदन होता है। मानव जनित कारक है, निर्माण गतिविधियां हैं, समुद्री तटों के किनारे बंदरगाह अन्य निर्माण कार्य अपरदन में योगदान करते हैं। तलकर्षण और अवसाद डंपिंग, बंदरगाह क्षेत्रों में ड्रेजिंग और गहरे समुद्र में अवसाद डंपिंग जैसे कार्य अपरदन को तीव्र कर सकती है। तटीय अपरदन के प्रभाव में तटीय रेखाओं की संवेदनशीलता, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश विशेष रूप से संवेदनशील हैं, जिनके बड़े हिस्से अपरदन से गुजर रहे हैं। तटीय अपरदन से समुद्र तट के निकट सड़कों और अन्य निर्माण सहित बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचता है। प्रबंधन तरीके क्या हैं? समुद्री तटों के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण होना चाहिए। समुद्री तटों को एक गतिशील भू आकृति और समुद्र का हिस्सा उच्च लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए इसका निरंतर संरक्षण आवश्यक है। जलमग्न तरंग रोध का उपयोग करना चाहिए। तटीय संरचनाएं कटाव के प्रभाव को कम करने के लिए समुद्री दीवारें, रेवेनमेंट्स और गोएंस जैसी संरचनाओं का निर्माण करना चाहिए। बीच नरिशमेंट, समुद्र से रेत निकालकर इसे कटाव से प्रभावित समुद्र तटों पर जमा करना चाहिए। ये समुद्र तट को चौड़ा बनाते हैं और कटाव के प्रभाव को कम करते हैं। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यालय है, जो भारतीय तटरेखा में होने वाले परिवर्तन की निगरानी करता है। और नेक्स्ट है हिमनदियां अपरदन। नदी अपरदन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें हम हिम नदियों की धीमी गति के कारण भूमि आकृतियों में बदलाव और मृदा का कटाव होता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। मृदा संरक्षण की विधियां क्या हैं? फसल चक्र है, जिसमें मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष अलग-अलग फसलों की खेती करना या खोए हुए पोषक तत्वों को पुनर्स्थापित करता है, जैसे फलियां नाइट्रोजन प्रदान करती है और मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है। शीघ्र पकने वाली किस्में हैं, तेजी से पकने वाली फसलों का उपयोग करना, इसमें मृदा दबाव को कम हो जाता है और फसल चक्र तीव्र हो जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग है, ये विभिन्न फसलों की एक के बाद एक समांतर पट्टियां लगाना। ऊंची फसलें वायुरोधक का काम करती हैं, पट्टियां जल के बहाव को धीमा कर देती हैं, जिससे अपरदन कम हो जाता है। इंटरक्रॉपिंग है, अलग-अलग फसलों को एक के बाद एक पंक्तियों में और अलग-अलग समय पर उगाना। वर्षा से होने वाले अपरदन और बहाव में मृदा की रक्षा करता है। समोच्च जुताई है, पहाड़ी की ढलान पर हल चलाना अपवाह को कम करती है, नालियों के निर्माण को रोकती है तथा पवन कटाव को न्यूनतम करती है। झूम कृषि पर रोक लगाया जा सकता है। झूम कृषि के स्थान पर अस्थायी कृषि को बढ़ावा देना, इसमें स्थिर खेती को प्रोत्साहन करने के लिए आवश्यक प्रावधानों के साथ जनजातीय समुदाय को पुनर्स्थापित करना शामिल है। पलवार लगाना और खाली जमीनों को जैविक पदार्थ जैसे घास की कर्तन, पुआल से ढकना मृदा को अपरदन से बचाती है, संपीड़न को कम करती है तथा नमी को संरक्षित करती है। नेक्स्ट है भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण की समस्या का समाधान। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बाइंड डिजर्टिफिकेशन (UNCCD) इसका उद्देश्य क्या है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले वनों सतत प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण को रोकना, भूमि क्षरण को रोकना और कम करना और जैव विविधता की हानि को रोकना। स्थापना 1992 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था। 1994 में पेरिस में स्थापित हुआ। 196 यूरोपीय संघ इसकी पुष्टि करते हैं। भारत में 1996 ने इसकी पुष्टि की थी। उद्देश्य है भूमि क्षरण के विरुद्ध वैश्विक कार्रवाई सुनिश्चित करना, पर्यावरण विकास, सतत भूमि प्रबंधन को संबंधित कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
इसका कार्य क्या है? देशों को अवक्रमित भूमि को बहाल करने के लिए नीचे से ऊपर दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है कॉप, ये सीसीडी की निर्णय लेने वाली सर्व संस्था है जिसका हर 2 साल में बैठक होता है। ये सम्मेलन कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। हाल ही में सीओपी का आयोजन आर्डोस सिटी, चीन, नई दिल्ली और अबिदजान कोट दी आइवर में किया गया। आगामी बैठक है मंगोलिया में कॉप 17 2026 में। और भारत की प्रतिबद्धता कॉप 14, इससे भारत के राष्ट्रपति ने भाग लिया। इसका मूल विषय था भूमि का पुनरुद्धार करना, भविष्य को संभालना। रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर। कॉप 15, भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। महिलाओं की मुख्य धारा में लाना चाहिए। इसे 2017 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान मतलब यूएनसीसी द्वारा अपनाया गया था। ये जेंडर एक्शन प्लान का हिस्सा था जिसे चीन के आडो में कॉप 13 के दौरान अनुमोदित किया गया था। यूएनसीसी में भूमि चरण तटस्थ के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की मुख्यधारा में लाने को अनिवार्य कर दिया। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, भूमि संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ाना, गरीबी को कम करना, पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना है। सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन, ये क्या है? ये सूखे से निपटने में, मृदा रोगों को कम करने और कार्बनिक उत्पादन को समस्या को समर्थन की महत्वपूर्ण है। और यह भूमि क्षरण तटस्थता के लिए 3 वैश्विक संकेतकों में से एक है। यूएनसीसीडी का प्रभाव है, ये सतत विकास लक्ष्य 15 और भूमि क्षरण तटस्थता को आगे बढ़ाता है। इसकी पहलों में सूखा संबंधी पहल और महान हरित दीवार पहल शामिल है। यूएनसीसीडी कॉप 15 के प्रमुख परिणाम क्या है? तो देखिए, इसका थीम था लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, जिसे भविष्य की समृद्धि के लिए सूखे से निपटने पुनरुद्धार पर जोर दिया गया। तो इसके बारे में जाने तो यह एक अंतर सरकारी कार्य समूह की स्थापना की गई इसके द्वारा। भूमि पुनरुद्धार प्रतिबद्धता 2030 तक मतलब तक 1 अरब हेक्टेयर क्षरित भूमि को उपजाऊ बनाना है। रिपोर्ट जारी करना है सूखा संबंधी आंकड़े 2022, जिसमें सूखा की तैयारी प्रतिरोधक क्षमता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसमें घोषणाएं हैं जैसे अबिजान आह्वान, राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने दीर्घकालिक पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संकल्प लिया। और इसमें जो है प्रभावी भूमि पुनरुद्धार सुनिश्चित करने के लिए लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान दिया। भूमि चरण तटस्थता, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए भूमि संसाधन की मात्रा एवं गुणवत्ता को बनाए रखना या बढ़ाना शामिल है। यह भूमि क्षरण को रोकने और आक्रामित क्षेत्रों में बहाल करने पर केंद्रित है। महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका उद्देश्य विशिष्ट समय सीमा और पारिस्थितिक तंत्र के भीतर भूमि संसाधनों को स्थिर रखना है, बढ़ाना है। उत्पादित भूमि की हानि और क्षरित क्षेत्रों की बहाली के बीच संतुलन स्थापित करना। एलडीएन सीमित भूमि संसाधनों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा संबोधित करती है। पुनरुद्धार प्रयासों के माध्यम से क्षरण प्रक्रिया के स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देती है। सामाजिक अस्थिरता, गरीबी, संघर्ष और प्रवासन को रोकने में मदद करती है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों और शासन स्तरों पर हितधारक भागीदारी समन्वित योजना है। राष्ट्रीय निगरानी और साथ स्थानीय क्षेत्र शासन पर निर्भर करती है। शासन वैश्विक प्रगति के 120 से अधिक एलडीएन लक्ष्य निर्धारित कार्यक्रम का हिस्सा है। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे को अपनाने के बाद इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई। ग्रेट ग्रीन वॉल पहल 2007 में अफ्रीका संघ द्वारा 22 अफ्रीकी देशों ने शुरू किया। इसका लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाना, 250 मिलियन टन कार्बन को संग्रहित करना, 10 मिलियन हरित रोजगार सृजित करना। रेगिस्तान को हरा-भरा बनाने में चीन की सफल सामुदायिक भागीदारी इस पहल के लिए एक आदर्श उदाहरण है। चीन ने ग्रेट ग्रीन वॉल या 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट प्रोग्राम नामक एक विशाल वृक्षारोपण परियोजना के माध्यम से गोबी मरुस्थल का कायाकल्प किया। यूएनसीसीडी ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, शहरीकरण कारण कृषि भूमि को नुकसान। यह अनुमान है कि शहरीकरण के कारण प्रतिवर्ष 1.6 से 3.3 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप 6% या अफ्रीका में 9% गिरावट आएगी। मांस की बढ़ती खपत का प्रभाव है। मांस की बढ़ती खपत से भूमि संसाधन पर दबाव पड़ रहा है। मांस की खपत को कम करने से मानव स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटा जा सकता है। जल संकट है। 2030 तक जल की मांग इसके निष्कर्षण क्षमता को 40% अधिक होने की संभावना है। और यह अनुमान 2025 तक विश्व की 2/3 जनसंख्या जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में होगी।
2050 तक कृषि के लिए जल की मांग दोगुनी हो जाएगी। सूखा भूमि उपयोग सूखे के बीच मजबूत संबंध है। यूएनसीसीडी ने वर्ष 2018 से 30 के रणनीतिक उद्देश्य में सूखे पर विशेष ध्यान दिया है। सतत भूमि प्रबंधन उपायों के अंतर्गत सूखा स्मार्ट भूमि प्रबंधन की शुरुआत की गई। जलवायु अनुकूलतम लागत अगले दशक में जलवायु अनुकूलतम उपाय में $1.8 ट्रिलियन या निवेश ठोस परिवर्तन के लिए आवश्यक माना गया है। संरक्षण के दृष्टिकोण से मरुस्थलीकरण से तात्पर्य शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि क्षरण से है, न कि प्राकृतिक मरुस्थल के विस्तार से। मृदा उत्पादकता धीरे धीरे कमी आती है, जिससे फसल उगाना असंभव हो जाता है। भूमि क्षरण को रोकने का महत्व है। पृथ्वी की 34% भूमि तथा आधी कृषि भूमि है। 2 अरब से अधिक लोग तथा विश्व के आधे से अधिक पशुधन इन भूमि पर निर्भर है। यूएनसीसीडी के प्रक्षेत्रों प्रचारकों का विषयगत रिपोर्ट रंजीलैंड डिग्रेडेशन, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, भूमि उपयोग में परिवर्तन और कृषि भूमि के विस्तार के कारण विश्व में लगभग 50% प्रक्षेत्रों का क्षरण हो गया। जन जागरूकता कमी है। इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, इसमें इकोनॉमिक रोल ऑफ पैस्टोरलिस्ट पशुचारकों की आर्थिक भूमिका है। पशुचारक पशुपालन दूध उत्पादन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पशुधन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4% और कृषि जीडीपी में 26% योगदान। भारत में वैश्विक पशुधन की 20% आबादी है। पशुचारक के अधिकार मान्यताएं मालधारी व वन गुज्जर रबारी जैसे समुदायों सहित 20 मिलियन से अधिक पशुचारक घास के मैदान, झाड़ियों, पठारों पर निर्भर हैं। उन्हें अपने अधिकारों की बेहतर मान्यता और बेहतर बाजार पहुंच की आवश्यकता है। हाशिए पर जाने संबंधी मुद्दे, पशुचारक हाशिए पर जाने और सीमित नीतिगत प्रभाव का सामना करते हैं, जिससे उन्हें सामान्य भूमि और भूमि अधिकार तक निश्चित पहुंच का सामना करना पड़ता है। बाकी ग्रासलैंड प्रोटेक्शन इन इंडिया है, बच्चा खतरे हैं। घास के मैदान सबसे अधिक खतरे वाले पारिस्थितिक तंत्रों में से हैं, लेकिन संरक्षण प्रयासों में अक्सर इन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सफलता की कहानियां, कानूनी सशक्तिकरण आवश्यक है, नीतिगत प्रगति करनी चाहिए। प्रक्षेत्रों पशुचारक सामाजिक पारिस्थितिकी महत्व को मान्यता मिल रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन और संरचना विकास कोष और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे कार्यक्रम सतत पशुचारण प्रथाओं और समुदाय कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ये सूखा है। सूखा आईएमडी की परिभाषा के अनुसार सूखा लंबे समय तक वर्षा की मात्रा में प्राकृतिक कमी का परिणाम होता है। ये तेज हवाओं, तापमान कम, अपेक्षा आर्द्रता, अन्य जलवायु परिवर्तन कारकों से है। नेक्स्ट है सूखा वर्ष, ड्राइट ईयर, वो वर्ष जिसमें कुल वर्ष की कमी दर दीर्घकालिक औसत मूल्य से 10% से अधिक होती है और क्षेत्र का 20% से अधिक सूखे की स्थिति से प्रभावित होते हैं, चाहे वह माध्यम या गंभीर। संयुक्त रूप से मध्यम सूखे पर हो। ठीक है, सूखे के प्रकार ये सब। चलिए सूखे का प्रकार देखते हैं। मौसम संबंधी सूखा है, समय और स्थान पर पर्याप्त असमान वर्षा से होता है। इससे वर्षण कम होता है और दीर्घकालिक जल संकट की संभावना रहती है। और कृषि संबंधी सूखा है, लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण मृदा में नमी की कमी हो जाती है। इससे फसलें खराब हो जाती हैं। 30% से अधिक संचित सकल फसल वाले क्षेत्र पर कम प्रभावित होते हैं। जल विज्ञान संबंधी सूखा है, जलाशयों, झीलों और जल वृत्तों में जल स्तर में गिरावट आती है, जो पुनर्पूर्ति स्तर से नीचे गिर जाती है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू कृषि और औद्योगिक आवश्यकता के लिए जलापूर्ति कम होते हैं। और नेक्स्ट है पारिस्थितिकी सूखा। ये जल की कमी से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कम हो जाता है और पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होता है। पारिस्थितिक तंत्र विविधता को नुकसान पहुंचता है। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र गंभीरता और विवरण है। यूएनसीसीडी के अनुसार 36.8% भूमि सूखा प्रवण है तथा 83.85% जनसंख्या सूखे से प्रभावित है। सेवरिटी बेस्ड रीजनल क्लासिफिकेशन, चरम सूखा क्षेत्र है। पश्चिमी राजस्थान, अरावली पहाड़ी के पश्चिम क्षेत्र और गुजरात का कच्छ है। गंभीर सूखा में पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पठार, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी झारखंड और आंतरिक उड़ीसा। और मॉडरेट डॉट जोन में है उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ भाग, महाराष्ट्र, झारखंड, कोयम्बटूर और आंतरिक कर्नाटक।
अत्यंत उच्च सूखा जोखिम क्षेत्र है। 50% से अधिक जिले बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा में है। सूखे के परिणाम है कृषि पर प्रभाव, फसल खराब होने के कारण खाद्यान्न कमी और चारे की कमी से होता है और पशुओं को भी नुकसान पहुंचता है, हानि पहुंचती है। प्रवासन, लंबे समय तक सूखे के कारण लोग, मनुष्य और पशुओं का पलायन, स्वास्थ्य जोखिम भी होता है, जैसे कि गैस्ट्रो एंटेराइटिस जो कि दूषित जल की कमी और दूषित जल से होता है। हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ होती हैं। भारत में बार सूखे के कारण क्या है? कम वर्षा है। लगभग 33% फसल क्षेत्रों में वार्षिक औसत वर्षा केवल 75 सेमी ही होती है। इन क्षेत्रों में कृषि सीमित सिंचाई कवरेज के कारण वर्षा बहुत अधिक निर्भर करती है। वर्षा में उतार चढ़ाव उच्च राष्ट्रीय औसत के बावजूद वार्षिक, मौसमी और क्षेत्रीय वर्षा पैटर्न महत्वपूर्ण भिन्नताएं मौजूद होती हैं। लगभग 73% वार्षिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान छोटी अवधि में होती है। असमान वितरण है। विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा समान रूप से वितरित होती है। अधिक वर्षा के कारण जल भंडारण के बजाय बहाव में बदल जाती है, जिससे सूखे प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है। जल संसाधन संबंधी चुनौतियाँ हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन और सतही जल का पर्याप्त संरक्षण, सिंचाई क्षमता। और नेक्स्ट है सूखा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। यूएनडीपी ने एकीकृत शुष्क भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य शुष्क भूमि में करीबी और संधारणी भूमि प्रबंधन की दोहरी कमजोरियों पर काम करके प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम ने सूखा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो उच्च स्तरीय और स्थानीय कार्रवाई दोनों के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और वैश्विक जल भागीदारी ने सूखे की समस्या से निपटने के लिए एकीकृत सूखा प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। IDMP और इसके भागीदारों ने सूखा प्रबंधन के लिए 13 स्तंभों को अपनाया है। भारत में सूखा प्रबंधन क्या है? भारत में सूखे की कोई एकल कानूनी रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। कुछ राज्य सूखे की अपनी अलग परिभाषा अपनाते हैं। और आपदा के रूप में सूखा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया। 2016 में स्वराज अभियान बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सूखा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी एजेंसी बनाया गया, खास तौर पर दीर्घकालिक निवारण उपशमन उपायों की रूपरेखा तैयार करने के लिए। हालांकि संबंधित राज्य सरकार सूखा घोषित करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगी। सूखा की घोषणा किसी जिले, तालुका, तहसील या ब्लॉक के किसी विशेष गांव के लिए भी की जा सकती है। आकस्मिक सूखा की विशेषता त्वरित तीव्रता, जो कृषि, पारिस्थितिक तंत्र और जल उपलब्धता के लिए भारी जोखिम पैदा करती है। पारंपरिक सूखे की स्थिति महीनों या वर्षों में विकसित होती है। इसके विपरीत आकस्मिक सूखा चरम मौसम की स्थितियों के कारण तेजी से बढ़ता है। स्थानीयकृत अथवा व्यापक हो सकता है। इस विशेषताएं असमान रूप से तीव्र गति से बढ़ता है, सब चीज़ें हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे जलवायु परिवर्तन एवं संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन। तो कैसा लगा ये लेसन बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।